नहीं बोलता क्या? अगर तुम चुप रहोगे तो ये वीडियो याद है आपको? पिछले साल मई जून के हैं, पुरोला के। इस मामले में अब कोर्ट का फैसला आ गया है, जो साजिश रचने वाले एक आरएसएस नेता के साथ ही पुलिस और कई दूसरे लोगों को भी कटघरे में खड़ा करता है। तथा कथित लव जिहाद के नाम पर पुरोला में तांडव मचाने का प्रयास किया गया था और वहां के मुस्लिम व्यवसायियों को पुरोला छोड़ने का फरमान जारी किया गया था। पुरोला की मनगढ़ंत कहानी के बहाने पूरे उत्तराखंड में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश का मैंने और देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखने वाले कुछ पत्रकारों ने घटना के बाद ही पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन अब अदालत में भी यह साजिश पूरी तरह बेनकाब हो गई है। इस साजिश का उत्तरकाशी की कोर्ट में किस तरह से भांडा फूटा और किस तरह साजिश करने वालों का असली चेहरा सामने आ गया, इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं, सरोकारों की बात। दोस्तों, सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कोई फंड नहीं मिलता। सरकार की टेढ़ी नजर अलग से रहती है। आप वीडियो अंत तक देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा फंड होता है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पुरोला में पिछले साल हुई घटना के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो इस चैनल पर 3 वीडियो उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैंने देश विदेश के कई चैनलों और अखबारों में भी इस साजिश को बेनकाब किया था। वही बात अब कोर्ट में भी साबित हो गई है। घटना 26 मई 2023 को हुई थी। आरोप था कि पुरोला में दुकान चलाने वाले मूल रूप से बिजनौर के 2 लड़के उवैद खान और जितेंद्र सैनी एक स्थानीय नाबालिग लड़की को भगा रहे थे। लव जिहाद। आरोप यह था कि उवैद ने अपना नाम अंकित बताया था और लड़की से शादी करने का झांसा दिया था। गढ़ी गई कहानी के अनुसार जब उवैद और सैनी लड़की को जबरन टेम्पो में बिठा रहे थे, तो घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह आरएसएस के स्थानीय नेता आशीष सुनार ने उन्हें देख लिया। वह मौके पर पहुंच गया। उसे देखकर दोनों लड़के भाग गए। आशीष सुनार लड़की को अपने कंप्यूटर की दुकान पर लाया, उसके घर वालों को बुलाया। उसके बाद पुलिस में अपहरण, यौन उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट में दोनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों को जेल भेजा गया। उसी शाम एक स्थानीय पत्रकार अनिल असवाल ने अपने न्यूज पोर्टल बीबीसी खबर पर लड़की को लव जिहाद में फंसाकर उसका अपहरण करने का प्रयास करने की खबर छाप दी। रातों रात यह खबर वायरल की गई। अगले ही दिन विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि रक्षा मोर्चा जैसे कई हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग पुरोला पहुंच गए। वहां जुलूस निकाला। मुसलमानों की दुकानों पर पुरोला छोड़ने के पोस्टर चस्पा किए गए। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। हालांकि जो वीडियो सामने आ रहे थे उनमें सारे चेहरे नजर आ रहे थे और एक पोस्टर पर संगठन का नाम भी था। इस मामले में टेलीविजन न्यूज चैनलों ने आग में घी डालने का काम किया था। इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया कि जिस समय खान और सैनी ने नाबालिग को कार में धकेलने की कोशिश की, वह जोर से चिल्लाने लगी। लड़की की चीख सुनकर मां घर से बाहर आई और मौके पर पहुंचे अन्य दुकानदारों के साथ मिलकर उसे बचाया। इसी तरह न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के एक एंकर ने दावा किया कि पहाड़ी राज्य में लव जिहाद के मामलों में अचानक उछाल आया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि लव जिहादी पहाड़ों में गंदा खेल खेल रहे हैं। ये भाषा थी। न्यूज चैनल तो छोड़िए साहब, खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना के आसपास, जब यह घटना हुई थी उस दौरान कई दिनों लगातार उत्तरकाशी के दौरे किए थे। उन्होंने मीडिया के सामने इस घटना को लव जिहाद नाम दिया था और कहा था कि यह अपराध है, ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जब अदालत में यह पूरी कहानी बोगस साबित हो चुकी है तो मुख्यमंत्री को सफाई जरूर देनी चाहिए। हालांकि वे
देंगे नहीं। इस घटना के बाद मैं 3 बार पुरोला गया। पहली बार वहां से लौटकर मैंने लव जिहाद की कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करता हुआ एक वीडियो अपने इस चैनल पर डाला और जन चौक के लिए एक लेख लिखा। उसके बाद जनज्वार मीडिया के साथ लाइव बातचीत में मैंने पुरोला की सच्चाई सामने रखी। फिर तो दर्जन भर चैनलों और प्रिंट मीडिया संस्थानों ने मेरे हवाले से इस सच्चाई को सामने रखा। इनमें प्रमुख रूप से साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, द वायर, द फ्रंटलाइन और अल जजीरा जैसे संस्थान और यूट्यूब चैनल शामिल थे। सच्चाई जग जाहिर होने के बाद हिंदू संगठन चुपचाप इस मामले से अलग हो गए थे और मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस पर जाने माने न्यूज पोर्टल scroll.in ने विस्तार से खबर छापी है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट में जो कुछ सामने आया और घटना के बाद जो कुछ मैंने कहा था उसमें सिर्फ 19-20 का ही फर्क है, बाकी कहानी लगभग एक जैसी ही है। घटना के बाद नाबालिग लड़की के चाचा ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि उनकी भतीजी ने उन्हें बताया कि खान और सैनी उसे धोखे से पेट्रोल पंप पर ले आए थे। खान ने खुद को अंकित बताया था। पेट्रोल पंप पर उन्होंने एक टेम्पो ड्राइवर को बुलाया और उसे शादी का लालच देकर, झांसा देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन चुनार और एक अन्य व्यक्ति ने उसे देख लिया और उसे बचा लिया। चुनार यानी आशीष चुनाव, आरएसएस का नेता। रिपोर्ट के अनुसार मुकदमे के दौरान जब नाबालिग के चाचा से वकीलों ने जिरह की तो उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी भतीजी ने उन्हें घटना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने तो आशीष चुनार के कहने पर शिकायत लिखी थी। लड़की की चाची भी अदालत में पेश हुई और कहा कि उनकी भतीजी ने उन्हें घटना के बारे में नहीं बताया और आरोपी का नाम नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा था कि वह कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकली थी और आशीष चुनार उसे अपनी दुकान पर ले गया। आशीष चुनार यानी इस पूरी घटना का एकमात्र गवाह। उसका बयान तो कोर्ट में और भी मजेदार रहा। कोर्ट में खान और सैनी को चुनार के सामने पेश किया गया। चुनार ने अदालत को बताया कि 26 मई को उसने 2 लोगों को नाबालिग के साथ बात करते हुए देखा था, लेकिन वे दोनों खान और सैनी नहीं थे। अब आप अंदाजा लगाइए कितना झूठ और कितना फरेब था इस कहानी में। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार घटना के अगले दिन यानी 27 मई 2023 को मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत लड़की का बयान दर्ज किया गया था। बयान में लड़की ने कहा था कि जब उसने उनसे यानी खान और सैनी से दर्जी की दुकान का रास्ता पूछा तो वे उसे पेट्रोल पंप पर ले गए और एक टेम्पो बुलाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे टेम्पो के अंदर बिठाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो। फिर मेरा रिश्तेदार आशीष चुनार आया और उसे देखते ही दोनों भाग गए। फिर चुनार ने मुझे अपनी दुकान पर बिठाया और मेरे परिवार को बुलाया। शिकायत और लड़की के बयान के आधार पर खान और सैनी के खिलाफ अपहरण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यौन उत्पीड़न की धाराओं के साथ ही पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। लेकिन कोर्ट में नाबालिग ने भी सच्चाई उजागर कर दी। उसने कहा कि खान और सैनी को फंसाने वाला बयान देने के लिए उसे सिखाया गया था। बयान देने से पहले पुलिस ने मुझे समझाया था कि मुझे क्या कहना है और यही मैंने मैडम यानी कि सिविल जज जो बयान ले रही थी उन्हें बताया था। लड़की ने कोर्ट में यह भी कहा कि मैंने बयान नहीं पढ़ा, सिर्फ उस पर दस्तखत किए थे। कोर्ट ने कुल मिलाकर 19 सुनवाइयों के बाद दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई बयान या सबूत पेश नहीं किया कि खान और सैनी ने नाबालिग को गलत इरादे से छुआ था। उन्होंने अपने फैसले में लिखा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए यह विशेष अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से आरोपी उवैद खान और जितेंद्र सैनी के खिलाफ अभियोजन पक्ष का आरोप साबित नहीं होता है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो मुख्यमंत्री पर ही उठता है कि उन्होंने किस आधार पर पुरोला की घटना को लव जिहाद कहा था। दूसरा पुलिस पर कि उसने क्यों और किसके कहने पर लड़की को खान और सैनी के खिलाफ बयान देने के लिए कहा था।
उन संगठनों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने पुरोला और आसपास के इलाकों में इस घटना की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया था। और फिर उस पत्रकार पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जिसने आरएसएस नेता आशीष सुनार के कहने पर अपने पोर्टल पर मनगढ़ंत खबर लगाई और उसे वायरल किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत मैंने की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी अवश्य करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।